हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज के इस सेशन में हम अगेन टॉप 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं या सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारे अपकमिंग जो यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज जो है हम वो 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेंगे। तो इसमें से एक सब्जेक्ट होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आरसीसी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस से है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द एरिया अंडर द शियर कर्व, ठीक है, फॉर अ बीम बिटवीन 2 पॉइंट x1 एंड x2 इज k। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें कह रहा है कि अगर कोई सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, शियर कर्व है, तो इसके नीचे का जो एरिया है, ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया है, इसमें जो ये शेडेड एरिया है, ये क्या है, के है। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट x1 एंड x2। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट एट 2 पॉइंट्स, यानी कि इस पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू m1 और इस पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू m2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसमें से किसके इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे से समझ लीजिए इसको और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि शियर फोर्स हमारा क्या होता है। जब हम मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शियर फोर्स मिल जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, dm इज इक्वल टू शियर फोर्स इंटू dx। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ को इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू शियर फोर्स dx। ठीक है, तो हमारी लिमिट क्या होगी, हमारी लिमिट होगी m1 टू m2 और x1 टू x2। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, m dm का इंटीग्रेशन क्या आएगा, m, और लिमिट हो जाएगी m1 टू m2। इधर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, शियर फोर्स तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर आएगा dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी x1 टू x2। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट m2 माइनस m1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू शियर फोर्स, और अपर लिमिट है हमारी x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है कि x2 और x1 के बीच जो है वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसको क्या लिख सकते हैं, शियर फोर्स इंटू के, क्या लिख सकते हैं, के। तो और m2 माइनस m1 हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। हमें यही पता करना था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x2। तो x1 और x2 के बीच में हमारा क्या है, जो मोमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आरसीसी से है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन परफॉर्म्स बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर क्राइटेरिया हमारा डक्टिलिटी का है तो इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम लोग बैलेंस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं आरसीसी में, ओवर इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब डक्टिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा सेक्शन करता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो हमारा आंसर तो यहाँ से सी हो जाएगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब रेनफोर्स, जब मतलब कि जो हमारी स्लैब होती है, ठीक है, बीम होती है, ठीक है, उसमें जो रेनफोर्समेंट पड़ी होती है, तो जब उस पर लोड लगता है, ठीक है, क्या लगता है, लोड लगता है, तो वो फेल होने के पहले, ठीक है, ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट होती है, वो फेल होने के पहले क्या करती है, वो प्रायर वार्निंग दे देती है। क्या देती है, बीम जो है वो फेल होने के पहले क्या देगी, एक प्रायर वार्निंग दे देती है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। तो इसीलिए जब डक्टिलिटी के क्राइटेरिया की बात होती है तो हमारा जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा सेक्शन करता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स से, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है, ठीक है। उससे है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी जेईई में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूपी पीएससी में और यूपी ट्रिपल एससी जेईई में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है कि द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो बहुत सारे मेथड हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का। तो उनमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे एक्यूरेट मेथड जो है वो कौन सा होता है। एक्यूरेट मेथड और लेबोरेटरी मेथड, याद रखिए लेबोरेटरी मेथड पूछ रहा है कौन सा जो है वो सबसे एक्यूरेट होता है। तो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। कौन सा? ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें क्या करते हैं 105 से 110 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ओवन ड्राइंग एक इक्विपमेंट होता है उसमें, ठीक है। और हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा रेडिएशन मेथड होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जो रेडिएशन मेथड होता है वो बहुत यूज़फुल होता है अगर सॉइल जो है वो इन सीटू सॉइल है, ठीक है। सॉइल की कंडीशन कैसी है? इन सीटू कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हम रेडिएशन मेथड का जो है वो यूज़ करते हैं। या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड की बात करें तो ये जो है ये बहुत ही क्विक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? बहुत ही क्विक मेथड होता है वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे क्विक मेथड कौन सा होता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, तो आप बता दीजिएगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है। इतना क्विक होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ये रिजल्ट बता देता है कि सॉइल में कितना वाटर कंटेंट है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दे देगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेस इज स्ट्रेस। तो इसमें से कौन सी स्ट्रेस हमारी जो है वो शियर स्ट्रेस होती है। तो बहुत बार हम लोग जब हम सॉइल मैकेनिक्स में प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा कुछ एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना होता है, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना होता है, तो कुछ ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टर्म ही पढ़ते हैं कि टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस, ऐसा कुछ बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेस होती है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। कौन सी स्ट्रेस होती है? क्योंकि ये इस तरीके से लगती है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। तो और अगर लर्निंग इस क्वेश्चन से लेनी है तो ये ले सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस तो आप लोगों को पता होगी क्या होती है। प्रूफ स्ट्रेस, होप सो इसके बारे में आपको जानना होगा कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है। तो प्रूफ स्ट्रेस जो होती है, आप वैसे जानते हैं कि सपोज दैट ये कोई बीम है, यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, मतलब इस पर स्ट्रेस लग रही है। तो जब ये लोड लगता है तो मतलब बीम में एक स्ट्रेस कॉज होती है, ठीक है। स्ट्रेस कॉज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बीम ऐसे बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? उस स्ट्रेस की वजह से बीम बेंड हो जाती है या नहीं होती है, मतलब उस पर लोड लगता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन होता है, कह सकते हैं। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है या डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो ये प्रूफ स्ट्रेस होती है ये क्या करती है, ये परमानेंट, याद रखिए, ये परमानेंट एक्सटेंशन करती है, ठीक है। क्या करती है? परमानेंट एक्सटेंशन करती है। तो याद रखिए प्रूफ स्ट्रेस परमानेंट एक्सटेंशन करती है। उसके अलावा ये जो है एक डिफाइंड परसेंटेज तक ही परमानेंट एक्सटेंशन करती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दे। क्या करती है? डिफाइंड एक्सटेंशन, परसेंटेज एक्सटेंशन ही करती है। डिफाइंड एक्सटेंशन मतलब कि 0.1% से 0.2% ही जो है गेज लेंथ का, किसका? गेज लेंथ का इतना ही एक्सटेंशन करती है। इससे ज़्यादा जो है वो प्रूफ स्ट्रेस एक्सटेंशन नहीं करती है, परमानेंट एक्सटेंशन नहीं करती है। तो यहाँ से लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन की, प्रूफ स्ट्रेस के बारे में आपको जानकारी मिल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉइल मैकेनिक्स का है। सॉरी, उसका बीएमसी का क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ, नेक्स्ट सेशन से ऐड कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो डिटेल पढ़ेंगे उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईपी से। एंड फ्लो इंडेक्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में? आईएफ से। तो इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया आईपी अपॉन आईएफ क्या होता है? ये होता है टफनेस इंडेक्स। क्या होता है? टफनेस इंडेक्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा और डिटेल से जानें
कि टफनेस इंडेक्स जो होता है इसकी वैल्यू होती है वो 0 से 3 के बीच में होती है। क्या होती है? 0 से 3 के बीच में होती है। और टफनेस इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बताता है? वो उसकी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, एट प्लास्टिक लिमिट तक क्या बताता है? सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को जो है वो डिनोट करता है, कह सकते हैं, या बताता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। ठीक है, क्या है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। तो अगर इसकी कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ये क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स मिल जाता है। और इसको, इस टर्म को, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को लिखते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या लिखते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिखते हैं। इसको, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर टर्म है लिक्विडिटी इंडेक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं IL से, और इसकी वैल्यू होती है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई IP। ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे बहुत अच्छे 5 क्वेश्चन थे, BMC से, सोम से, RCC से, और BMC से नहीं थे, सॉइल मैकेनिक्स से। तो आई होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड कीप लर्निंग।